शो के आगे के हिस्से में आऊंगा मैं आगे, लेकिन एक छोटा सज्जन, आपने चुनाव के दौरान काफी ज्यादा जमीनी हकीकत का जायजा लिया था। आपको ये जो चयन है, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर रेखा गुप्ता के पक्ष में गया होगा? देखिए, सबसे बड़ी फैक्टर जो बीजेपी इसमें काफी केयरफुल थी, वो ये था कि आप एक ऐसे चेहरे को दें जो सबको स्वीकार्य हो। कि अंदर सबको पता है कि बीजेपी प्रदेश यूनिट में दिल्ली में बहुत सारे फैक्शंस हैं। उस फैक्शंस में कभी क्या होता है कि जिसको आप बेस्ट बेट मानते हैं, हो सकता है कि दूसरे गुट जो है उसको लेके बहुत ही सहज ना हो। तो उसमें एक तो रेखा गुप्ता जी के पक्ष में जो है उनका महिला होना, और चूंकि महिला है तो इस नाते निश्चित तौर पे स्वीकार्यता थोड़ी बढ़ जाती है, ईगो थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरा, उनका एबीवीपी से सांगठनिक अनुभव होना, और तीसरा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ये भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो उनके पक्ष में गया है, आप देखिए कि दिल्ली में मोस्ट प्रोबेबली अगर लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है, आतिशी बनती हैं, तो वो एक जेंडर फैक्टर भी है जो अभी तक विधानसभा चुनावों में महिलाओं में आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में फायदा मिला था। और जो राजनीतिक नोक झोंक भी होगी, तो चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे आतिशी हो, और अभी रेखा गुप्ता हो, तो कहीं ना कहीं एक महिला फैक्टर निश्चित तौर पे। बट मान के चलिए, महिला फैक्टर केवल एक फैक्टर था, ये सारे फैक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं था। इसके अलावा निश्चित तौर पे कि महिला बीजेपी फैक्टर को अभी था, क्या है। संघ से जुड़ी हुई थी, एबीपी के कार्यकर्ता थी, पार्षद भी रह चुकी हैं, संगठन का भी अनुभव है, संघ का भी अनुभव है, तो मुझे लगता है ये सारे फैक्टर यहाँ पे जा रहे थे। दूसरा, रेखा गुप्ता है तो वैश्य समाज की भी भागीदारी काफी ज्यादा है यहाँ पे, एक लाइन कह में सकते जो हैं जो जो वोट बैंक लक्ष्मण है। की हाँ वैश्य समाज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीजेपी का कोर काडर है दिल्ली का। हाँ बिल्कुल। वैश्य समाज जो काफी समय से परेशान था और अपने आप को इग्नोर फील कर रहा था, तो वो उनका कोर काडर भी है। हाँ मतलब रेखा गुप्ता का महिला फैक्टर और हाँ सब फैक्टर तो है ही, लेकिन वैश्य समाज हाँ जो है बीजेपी का कोर काडर था, जो लंबे समय से अपने आप हाँ। को उपेक्षित महसूस कर रहा था। शायद उसका दबाव भी वहां पर काम आया होगा कि भाई उनको देने की वापस। कोशिश। हाँ, एक और चीज विजय जी, मुझे लगता है कि मेहर मिश्रा जी आपके पास मैं आ रहा हूं, एक मिनट एक सवाल का जवाब ले लूं कि ये जो था कि इतने राज्यों में भाजपा की सरकार है लेकिन कहीं भी महिला महिला। के पास कमान नहीं दी गई है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा इस मैसेजिंग के लिए, बिल्कुल क्योंकि जब बिल्कुल। प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिला। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। 15 से ज्यादा राज्यों में, करीब 20 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है, और उसमें एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। और इसलिए ये जरूरी था कि वो इस पर काम करें और महिला मुख्यमंत्री दें दिल्ली में। और परवेश वर्मा को लेकर, वो हालांकि जायंट किलर है, उनको लोग मान रहे थे केजरीवाल साहब को उन्होंने हराया है, लेकिन उनके जो बैगेज जो था वो थोड़ा सा शायद उनके लिए मुश्किल कर रहा था। हालांकि परवेश वर्मा के लिए जाट समुदाय पूरा का पूरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, जो हरियाणा, वेस्ट यूपी और ईस्टर्न राजस्थान में उनकी मदद कर सकता था। और जाट वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के लिए होता, और इसीलिए शायद उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर ये काम किया गया है और उस पर आगे कोशिश की गई है। और महिला एक भी मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये बात होती है कि जब बार बार आप महिला वंदन की बात करते हैं, महिला मुख्य नेतृत्व की बात करते हैं, तो ये बेहतर होगा कि बीजेपी के पास कहने के लिए होगा कि महिला मुख्यमंत्री वहां पर उन्होंने दी है दिल्ली में। वहां पे हमने दिया। मेहर मिश्रा जी, जब आम आदमी पार्टी संकट में थी, जब अरविंद केजरीवाल को सत्ता छोड़ना था, तो उन्होंने भी महिला मुख्यमंत्री का नाम को बैठाना ज्यादा सही समझा और आतिशी को बैठाए। इससे पहले हमने देखा कि सुषमा स्वराज जब थी तो वो भी काफी चर्चित थी मुख्यमंत्री के तौर पर, थी शीला दीक्षित, ये भी एक अच्छी विरासत थी, और अब जाकर के यहाँ पे रेखा गुप्ता का नाम। आपको लगता है कि ये एक बहुत ही सही चयन है भाजपा की तरफ से? देखिए, ये सिंबॉलिक राजनीति का दौर है, राजनीति संकेतों से चलने लगी है, और निश्चित रूप से एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की ओर से है कि देखिए भाई, हमने पहली महिला मुख्यमंत्री दे दी। अब तक ये आरोप लग रहे थे कि बीजेपी ने किसी महिला मुख्यमंत्री को तवज्जो नहीं दिया, बनाया नहीं। तो दिल्ली के जरिए एक तो ये बात था, दूसरा वो संगठन की काफी पुरानी रही हैं और जमीनी स्तर से दूसरों के वहां अध्यक्ष भी रही, बाकी पार्षद रही, वो सब तो उनके एक सीवी में उनको प्लस पॉइंट दिला गया। प्लस जैसा विजय सर ने कहा कि वो एक वैश्य इसको टारगेट करने का कि भाई वोटरों को, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ संकटें भी हैं इसमें। संकट ये है कि जिस जाट किलर की बात आप करते हैं, प्रवेश वर्मा की बात करते हैं, तो 8 सीटों पर कम से कम दिल्ली में जाट वोटों का असर रहा, और प्रवेश वर्मा ने आज तक कोई चुनाव हारा नहीं। उनका टिकट जरूर काट दिया गया था पिछली बार, और पता नहीं इसके पीछे क्या रणनीति थी कि प्रवेश वर्मा का टिकट काट के विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, या जो कुछ भी फैक्टर हो, तो उनको नहीं बनाना। और फिर अलग से आज प्रवेश ने बातचीत की, प्रवेश वर्मा से अलग से बातचीत हुई, साथ में सतीश उपाध्याय से अलग से बातचीत हुई, विजेंद्र गुप्ता से हुई। सिर्फ अगर
वैश्य वोटरों को साधने की बात होती तो निश्चित रूप से विजेंद्र गुप्ता कहीं मजबूत दावेदार थे। विजेंद्र गुप्ता स्ट्रीट फाइटर रहे हैं, लड़ते भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो विकास का मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों में खड़ा किया है, उसके लिए कौन सा ऐसा चेहरा लाया जाए जो उसको उसके बरक से एक बड़ी लकीर खींच पाए। चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है। भाई महिला सम्मान राशि की बात होगी, 8 मार्च को क्या पैसे पहुंच जाएंगे खाते में, फ्री सिलेंडर की बात होगी, और ये सब वादे किए हुए संकल्प पत्र में बीजेपी का हिस्सा है, जो कहा गया मोदी जी की गारंटी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए पहली कैबिनेट के बाद ही होगा कि क्या मोदी जी की गारंटी पूरी हो पाएगी। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी एक ऐसे विपक्ष के तौर पर मौजूद है विधानसभा में जो पिछले 27-30 साल का सबसे मजबूत विपक्ष है, और सड़क से लेकर के विधानसभा तक वो लड़ाई करेंगे, बात उठाएंगे, मुद्दों पर घेरेंगे। एक बड़ा तो सवाल ये है, तलवार की ये एक धार बड़ा सवाल है मेहर जी कि ये ताज जो है इसमें बहुत सारे कांटे भी होंगे, चूंकि उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास यहाँ पे बंधी हुई है। यहाँ पे विजय शर्मा जी, ये रेखा गुप्ता का यहाँ पे बनाया जाना, आपने हालांकि बताया कि हमारी काफ़ी कर्मठ कार्यकर्ता रही है, आपको लगता है कि जो विजय जी कह रहे थे और बाकी वक्ता ने कहा कि महिला समाज और वैश्य समाज दोनों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन एक जो बात मिहिर मिश्रा ने कहा कि एक जाट काफ़ी यहाँ पे प्रभावशाली मतदाता हैं, वोट बैंक है वहाँ, और साथ ही साथ कहा जाता था हरियाणा के जाट को भी साधने की कोशिश होगी, उनको मुख्यमंत्री बना करके उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये एक तालमेल बैठाना एक बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए दिल्ली में सरकार चलाने। देखिए लक्ष्मण जी, जो पार्टी है वो बड़ा सोच समझ के कदम उठाती है, और दिल्ली की जनता के हित में ये कदम उठाया है। तो पार्टी ने सोच समझ के उठाया, उस पर तो उंगली उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। और जो ये कहते हैं लेट हो गया, इस तरह का हो गया, आप मुझे बताइए, इतने सारे हम एनडीए के नेताओं को बुला रहे हैं, सबकी अवेलेबिलिटी 100 दिन का हम रोड मैप तैयार करते हैं साथ के साथ। जब भी सरकार बनती है तो हमारा हरियाणा में आपने देखा होगा, जैसे ही सरकार बनी हमने 24,000 से ज्यादा नौकरियां दी पहले ही 100 दिन के अंदर। तो इस तरह से दिल्ली में बड़ी चुनौती है हमारे लिए। तो ये सब चीज सामंजस्य बनाना और बैठ के करना, और किस तरह से विजय जी कह रहे हैं कि जी नहीं चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपके बाहर थे, तो भाई प्राइम मिनिस्टर आप क्या कह रहे हो? उन्होंने दिल्ली में खून पसीना बहाया है, यहाँ पे मेहनत की है, उनके नाम पे लोगों ने वोट दिए, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के साथ चलना स्वीकार लेकिन यहाँ किया। पे विजय शर्मा जी, आपने कहा कि पूरे घटक दलों के साथ बातचीत होती है, सबकी अवेलेबिलिटी चेक की जाती है, लेकिन इस अवेलेबिलिटी को चेक करने में हाँ बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री खुद ही व्यस्त हो गए बजट पेश करने में, ये स्थिति है। खैर ये है कि सबको बुलाना थोड़ा हाँ लक्ष्मण जी, इसके बावजूद और भी हैं, गुजरात के सीएम भी हैं, और भी 2-3 सीएम हैं, वो बिजी है, सारे तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारी कोशिश होती है सही बात कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आए। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी, बधाई तो दे दीजिए कम से कम, ठीक है विपक्षी पार्टी आप हो गए हैं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री बनी है। सर मैंने सबसे पहले विजय भाई को बधाई दी।